और उन झूठों की बात करते हैं जो हमें कर्ज की जाल में धकेल देते हैं। मिथ नंबर 1, रेंट देना पैसा बर्बाद करना है, ईएमआई देने से एसेट बनता है। सच्चाई ये है कि शुरुआती सालों में आपकी ईएमआई का 70 to 80% हिस्सा सिर्फ ब्याज यानी इंटरेस्ट होता है। अगर आप 1 करोड़ का घर 80 लाख के लोन पर लेते हो तो आपकी ईएमआई करीब 80,000 होगी, लेकिन उसी घर का किराया शायद 25,000 होगा। यहाँ सिर्फ किराया नहीं बल्कि वो एक्स्ट्रा 55,000 जो आप बैंक को ब्याज के रूप में दे रहे हैं। मिथ नंबर 2, प्रॉपर्टी के दाम हमेशा ऊपर जाते हैं, ये बिल्कुल सच नहीं है। भारत में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एवरेज रिटर्न लंबे समय में केवल 7% के आसपास रहा है। अगर हम महंगाई और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हटा दे तो मान लीजिए आपने 50 लाख में घर खरीदा, अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एवरेज रिटर्न 7% है तो 10 साल के बाद इसकी कीमत लगभग 98 लाख की होगी। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन अब असलियत को देखते हैं। अगर महंगाई 5% रही तो आपकी असली कमाई सिर्फ 2% रह जाती है। ऊपर से स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, मेंटेनेंस जैसे खर्च जोड़ दे तो फायदा और कम हो जाता है। यानी कागज पर पैसा बढ़ा दिखता है लेकिन वास्तविक मुनाफा बहुत सीमित रह जाता है। कई बार म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश आपको इससे बेहतर रिटर्न दे सकते हैं, वो भी बिना 20 साल के बोझ उठाए। भारत में निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स फंड्स ने लंबे समय से करीब 11 to 12% का एवरेज रिटर्न दिया है। मान लीजिए आपने 80,000 की ईएमआई देने के बजाय 25,000 के रेंट पर रहने का फैसला किया। इसका मतलब है कि आपने हर महीने सीधे सीधे 55,000 बचा लिए। अब इस 55,000 की बचत को खर्च नहीं करना है, इसे हर महीने एक एसआईपी में इन्वेस्ट कीजिए। तो 1 साल में आपका इन्वेस्टमेंट होगा 6.6 लाख का। अगले 10 साल तक इसे कंटिन्यू करिए तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 66 लाख। यहाँ आता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का असली मैजिक। अगर आपको मिलता है सिर्फ 12% का सीएजीआर तो 10 साल बाद आपके पास होंगे पूरे 1 करोड़ 23 लाख। सोचिए 10 साल बाद आप बिना किसी बैंक लोन के, बिना किसी इंटरेस्ट के बोझ के अपना घर कैश में खरीद सकते हैं। चूज करिए स्मार्ट प्लानिंग ओवर हेवी ईएमआई। और सबसे बड़ी बात, ना ईएमआई का टेंशन, ना मेंटेनेंस का झंझट, ना प्रॉपर्टी बेचने का दौड़ भाग, फिर भी लगभग दुगने से ज्यादा पैसा आपके हाथ में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जिस घर को हम अपने सुख और शांति का आधार मानते हैं वही आज कई मिडिल क्लास परिवारों के लिए एक फाइनेंशियल जेल बनता जा रहा है। डेटा बताता है कि 2024 में भारत का एवरेज ईएमआई टू इनकम रेशियो 61% तक पहुंच गया है, जो 2020 में केवल 46% ही था। इसका ये मतलब है कि आपकी मेहनत की कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा सीधे बैंक के पास जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप घर ना खरीदे? बिल्कुल भी नहीं। घर खरीदना बहुत जरूरी है अपनी आजादी के लिए, अपने सिर पर छत के लिए। सोचिए जरा, भगवान ना करे अगर कल आपकी इनकम में कोई फर्क आ गया तो हर महीने का रेंट कैसे देंगे और कौन भरेगा? लेकिन अपना घर अपना ही होता है। दाल चावल खा लेंगे पर सिर पर छत होना सबसे जरूरी है। मगर हाँ, एक बात जरूर समझनी होगी, घर खरीदने का भी सही तरीका होता है और वो तरीका क्या है इसे जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट द वाइट साइड ऑफ लाइफ। आज हम ऐसी बात करेंगे जो हर हिंदुस्तानी के दिल के बहुत करीब है और वो है अपना घर। आज हम इस ईएमआई ट्रैप की कड़वी सच्चाई को जानेंगे और समझेंगे उस 3-20-30-40 फॉर्मूले को जो आपको मानसिक शांति और करियर में आजादी दिला सकता है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम कहां चूक जाते हैं? पहली बड़ी गलती, बैंक की एलिजिबिलिटी को अपनी सामर्थ मान लेना। मतलब बैंक जितना लोन देने के लिए तैयार हो उसे अपनी असली क्षमता मान लेना। बैंक तो आपको लोन देने के लिए तैयार बैठा है क्योंकि उसे सिर्फ अपनी वसूली से मतलब है, आपकी नींद या आपकी लाइफस्टाइल से नहीं। बैंक आपकी एलिजिबिलिटी को देखता है लेकिन आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी को देखनी चाहिए। दूसरी गलती, भावुक होकर डिसीजन लेना। अक्सर हम घर तब देखने के लिए निकलते हैं जब हमें लगता है कि अब घर ले लेना चाहिए। बिना अपनी जरूरतों को समझे हम साइट विजिट शुरू कर देते हैं। सेल्स पर्सन की मीठी बातों में आकर हम स्विमिंग पूल और क्लब हाउस जैसे एमिनिटीज के चक्कर में पड़ जाते हैं, जबकि असल में हमें एक अच्छे फ्लोर प्लान और बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। तीसरी गलती, छिपे हुए एक्सपेंस या हिडन कॉस्ट को नजरअंदाज करना।
विज्ञापनों में हमें जो कीमत दिखती है वो सिर्फ शुरुआत है। असली खर्च तब जुड़ते हैं जब स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी, जीएसटी, पार्किंग और इंटीरियर की बारी आती है। ये खर्च घर की मूल कीमत का 20 to 30% तक हो सकता है। एक सर्वे के अनुसार 40% लोग घर मिलने के पहले साल में ही अपनी पूरी इमरजेंसी सेविंग्स को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये है आपकी आजादी की बात। इसे मैं कहता हूँ करियर लॉकिंग। जब आपके सिर पर भारी ईएमआई का बोझ होता है, तब आप करियर में रिस्क लेना बंद कर देते हो। आप एक टॉक्सिक बॉस को सहते रहते हो क्योंकि आपको अगले महीने का ईएमआई देना है। आप अपना स्टार्टअप शुरू करने का विचार छोड़ देते हैं क्योंकि आप एक महीने का भी सैलरी मिस नहीं कर सकते। रिसर्च बताती है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और लोग मानसिक थकान महसूस करने लगते हैं। आज की डेट में भारत में हाउस होल्ड सेविंग 47 साल के निचले स्तर पर 5.3% ऑफ जीडीपी पर पहुंच चुकी है। हम चीजें खरीदने के चक्कर में अपनी शांति बेच रहे हैं। अब समाधान पर आते हैं। 3-20-30-40 फॉर्मूला, आपकी आजादी का ब्लूप्रिंट। ये फॉर्मूला 1980 के दशक के डिसिप्लिन बैंकिंग रूल्स पर आधारित है, जिसके अनुसार 3 का मतलब 3 गुना आय की सीमा। आपके घर की कुल कीमत आपकी सालाना इन हैंड इनकम के 3 गुना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपका परिवार साल में 20 लाख कमाता है तो 60 लाख का घर आपकी अधिकतम सीमा होनी चाहिए। इसमें इंटीरियर और रजिस्ट्री का खर्च भी शामिल होना चाहिए। अब आते हैं 20 पर। 20 का मतलब 20 साल का कार्यकाल, 20 ईयर का टेन्योर। लोन कभी भी 20 साल से ज्यादा के लिए ना ले। बैंक आपको 30 साल का लोन देंगे ताकि ईएमआई कम लगे, लेकिन उस एक्स्ट्रा 10 साल में आप बैंक को इतना ब्याज दे देंगे कि आप 2 घर खरीद लेंगे। अब चलते हैं 30 पे। 30 यानी 30% ईएमआई की सीमा, 30% ईएमआई कैपिंग। आपकी सभी ईएमआई, होम, कार, पर्सनल लोन सब मिला के आपकी मंथली इन हैंड इनकम के 30% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो 30,000 से ज्यादा ईएमआई देना आपके भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। फिर आता है 40, मतलब 40% डाउन पेमेंट। कोशिश करें कि घर की कीमत का 40% डाउन पेमेंट आप अपनी जेब से करें। ये आपको लोन के बोझ से बचाता है और आपको मार्केट की गिरावट के समय सुरक्षित रखता है। अगर आप घर लेने का मन बना ही चुके हैं तो इन स्टेप्स को जरूर फॉलो करें। स्टेप 1, 6 महीने का बफर। ये आपका एंजाइटी किलर है। घर लेने से पहले कम से कम 6 महीने की ईएमआई और घर के एक्सपेंसेस का एक अलग फंड तैयार करें। ये फंड आपको नौकरी जाने या किसी इमरजेंसी की समय मानसिक तनाव से बचाएगा। स्टेप 2, स्वतंत्र ऑडिट, इंडिपेंडेंट ऑडिट। बिल्डर के वकील पर भरोसा ना करें, अपना खुद का वकील रखें और उनसे टाइटल डीड का जांच करवाएं। साथ ही घर लेने से पहले किसी प्रोफेशनल से उसका स्ट्रक्चरल चेक जरूर करवाएं। स्टेप 3, सुविधा नहीं, लोकेशन पर ध्यान दें। क्लब हाउस और जिम अच्छे लगते हैं, लेकिन ऑफिस से घर की दूरी और कनेक्टिविटी आपके जीवन की क्वालिटी तय करती है और लोकेशन पर ही भविष्य में घर की कीमत यानी वैल्यूएशन भी निर्भर करती है। स्टेप 4, छोटी छोटी जीत, स्मॉल विन स्ट्रैटेजी। हर साल एक एक्स्ट्रा ईएमआई भरने की कोशिश करें। इससे आपका 20 साल का लोन 15 साल में ही खत्म हो सकता है और आप लाखों रुपए का ब्याज बचा सकते हैं। अंत में मैं यही कहूंगा कि घर खरीदना कोई बड़ी बात नहीं, घर को आप कितना पीस ऑफ माइंड से ले रहे हैं वही बड़ी बात है। जब आप अपने घर का ताला खोले तो आपको सुकून मिलना चाहिए, ये डर नहीं कि अगली किस्त कैसे भरी जाएगी। 3-20-30-40 फॉर्मूला आपकी खुशियों को रोकने के लिए नहीं बल्कि उन्हें सुरक्षित करने के लिए है। जब आपका पैसा आपका नियंत्रण में होता है तभी आपका करियर और आपका जीवन आपके हिसाब से चलता है। ऐसे ही वाइस चर्चा के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाइए और उस बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि अगली बार जब हम लाइफ की किसी बड़ी मुश्किल का हल लेकर आए तो आप उसे मिस ना करें। याद रखिए दोस्तों, जीवन पलों में जिया जाता है, स्क्वायर फीट में नहीं। स्वस्थ रहे, डिसिप्लिन रहे और आजाद रहे। स्टे वाइज, स्टे फ्री। थैंक यू।